Assalamu alaikum everyone, good morning and welcome to the Inside Scoop, the only show पूरे पाकिस्तान में जो आपको explain करता है आम लफ्ज़ों में economics, business, finance और सब कुछ related to stocks जिनका direct relation है हमारी population के साथ। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम अपने viewers को ज़्यादा से ज़्यादा quality information दें और उन चीज़ों के बारे में बताएं जिनसे उनको फ़ायदा हो सकता है। आज के एपिसोड में हम शुरू करेंगे with a little recap of the stock exchange and then we will move quickly toward our guest because we have an in-person guest in the studio today. पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने अपनी रैली को कंटिन्यू किया on Tuesday with the benchmark KSE 100 index gaining over 1,000 points, settling just shy of 151,000 mark. क्लोजिंग हुई 150,975 पॉइंट्स पे, जिसका मतलब है कि द KSE 100 इंडेक्स गेंड 0.67% टू इटसेल्फ। ये अपवर्ड मोमेंटम ना सिर्फ एक दिन की एक्साइटमेंट थी, लेकिन मंडे को मार्केट ने ओवर 1300 पॉइंट्स की रैली दी थी। नाउ लेट्स ब्रेक दिस डाउन। जब हम कहते हैं कि बेंचमार्क इंडेक्स, इसका मतलब है कि वो रिप्रेजेंटेटिव बास्केट है जो टॉप कंपनीज को ट्रैक करती है और मार्केट की ओवरऑल हेल्थ देखती है। इस वक्त ऑप्टिमिज्म का रीज़न है मैक्रो इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट, कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो एक्सपेक्टेड हैं एक्सपेक्टेशन से बेहतर जा रही हैं। और जब कंपनीज़ के प्रॉफिट्स ग्रो करते हैं, नेचुरली इन्वेस्टर्स को लगता है कि फ्यूचर रिटर्न स्ट्रॉन्ग होंगे और वो ज़्यादा बाइंग करते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट अगस्त में 30% बढ़ के 2.87 बिलियन हो गया। नॉर्मली ट्रेड डेफिसिट का ज़्यादा नेगेटिव होना मींस के इंपोर्ट्स आउटपेस कर रहे हैं एक्सपोर्ट्स को और फॉरेन रिजर्व्स पर प्रेशर आता है, लेकिन स्टॉक मार्केट में भी वो कंसर्न ओवरशैडो हो गया है अर्निंग्स एंड लिक्विडिटी ड्रिवन ऑप्टिमिज्म से। रुपी भी अपना 18th कंसेक्यूटिव गेन कर रहा है अगेंस्ट द US डॉलर क्लोजिंग एट 281.72। एक स्ट्रॉन्ग रुपी इन्वेस्टर सेंटिमेंट को और पॉजिटिव बनाता है क्योंकि इन्फ्लेशन प्रेशर कम होता है और इम्पोर्ट कॉस्ट्स भी थोड़ी स्टेबलाइज हो जाती हैं। द ग्लोबल सिनेरियो इज़ ऑल्सो सपोर्टिव। गोल्ड रिकॉर्ड हाई पर है, US डॉलर 5 वीक लो पर हवर कर रहा है और इन्वेस्टर्स फेड की नेक्स्ट मूव का वेट कर रहे हैं। मार्केट ने ऑलरेडी प्राइस इन कर लिया है एक 25 बेसिस पॉइंट्स का इंटरेस्ट रेट कट, लेकिन अगर फ्राइडे का US जॉब्स डेटा वीक आता है तो चांस है कि फेड का बहुत बड़ा कट आए। लो US इंटरेस्ट रेट्स का मतलब है कि इमर्जिंग मार्केट जैसे कि पाकिस्तान की एक्विटी मार्केट्स में ज़्यादा कैपिटल इनफ्लोज आ सकते हैं। सेक्टर वाइज वॉल्यूम भी स्ट्रॉन्ग है। बैंक ऑफ पंजाब ने लीड किया विद 174 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड, followed by Park Electron and First National Equities. Big gainers include Unilever Foods, Siemens Pakistan, जबकि लूजर साइड पे PIA होल्डिंग कंपनी होश नजर आए। ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव लग रहा है। अगर अर्निंग्स की साइकिल स्ट्रॉन्ग रहती है, रुपी स्टेबल होता है और ग्लोबल लिक्विडिटी फेवरेबल होती है तो PSX की रैली सस्टेन हो सकती है। यस, रिस्क रिमेन करते हैं हमारे ट्रेड डेफिसिट और जियोपॉलिटिकल जिटर से, लेकिन फॉर नाउ इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इज क्लियरली आउटवेइंग द नेगेटिव्स। मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगी कि our SECP इज़ अ रेगुलेटरी बॉडी जो देखती है हमारी रेगुलेटेड कैपिटल मार्केट्स को। मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ कि पाकिस्तान में स्पेशली बहुत स्कैम्स होते हैं, तो इन स्कैम्स से बचने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग रेगुलेटेड मार्केट्स की तरफ आएँ। अगर आपको रेगुलेशन के दायरे में नहीं रहना है एंड यू एब्सोल्युटली मस्ट ट्रेड इंटरनेशनल एक्सचेंजेस, आई अंडरस्टैंड दैट, मेक श्योर कि ये स्कैम ऐप्स ना हो। गो फॉर द बिग एक्सचेंजेस, उनके बड़े नाम हैं, चेक करें कि उनके इंटरनेशनली कहाँ कहाँ लाइसेंसेस हैं, उनके नाम गूगल करके रेडिट पे चेक करें कि लोगों के क्या रिस्पॉन्सेज हैं, उनके व्हाट आर देयर एक्सपीरियंसेस विद दीज कंपनीज। उसके अलावा फॉर दोज पीपल जो रेगुलेटेड मार्केट्स में हैं, रिमेंबर SECP इज़ ऑलवेज देयर। अगर आपको लगता है कि कुछ समथिंग इज़ नॉट राइट या समवन इज़ पुशिंग यू, जस्ट कीप ऑल द रेलिवेंट प्रूफ विथ यू, वो स्क्रीनशॉट्स, वो चैट्स, वो सब कुछ, मेक श्योर इट्स डॉक्यूमेंटेड दिस कॉन्वर्सेशंस। अगर कोशिश हो तो हमेशा अपने ब्रोकर से रिकॉर्डेड लाइन पे बात करें, विच इज़ एसेंशली योर डायरेक्ट लाइन, राइट, बिकॉज उनकी साइट पर उनकी लैंडलाइंस रिकॉर्डेड होती हैं। And if you ever feel like something's not right, you can always report it to SECP. SECP की website है, वहाँ से आप उनके emails निकाल सकते हैं and you can report it, someone will get in touch with you. Other than that, within our markets you have a few options.
आप डेट मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, विच इज़ आपके टी बिल्स, PIBs, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स, जारा सकूक, ये सारी चीज़ें. यू हैव द equities, which is the stock market, and then you have commodity trading जो आप कर सकते हैं. It's not very popular here, liquidity के बहुत मसले हैं I believe, but the only regulated way to trade commodities in Pakistan is via PMEX के brokers. Just be very careful. There's a lot of things going on. I don't know. Just be careful with that. And उसके अलावा I just want you guys to make sure कि आप जिन लोगों को देखते हैं on social media कि क्या वो लोग actual value add कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, क्या वो आपको कुछ actually सिखा रहे हैं, या क्या आप eventually will you turn into what is funding their lifestyles. You don't want that to happen, right? Because I've explained the whole binary scenario to you, how it works, the mechanism behind it. वो एक loss sharing split होती है influencers के लिए. जब आप पैसा lose करते हैं 70 to 90% इनकी जेबों में जाता है, which is an insane amount of money. और तभी वो अपने ये lavish lifestyles वो they can fund them. And उसके अलावा there's been a lot of cases जो अब हो गए हैं on a lot of these influencers. I would like to thank all of the relevant departments जिन्होंने ये execute किया है, whether it's NCCIA, whether it's FIA, whether it's cybercrime, whoever is heading this, thank you for keeping our आवाम safe. आपका ही काम है to make sure हमारे लोग impressionable हैं, हमारी education rate बहुत लो है, 40% हमारी पॉपुलेशन मेंटली स्टंटेड है, तो उनको प्रोटेक्ट करना जेन्युइनली आपका काम है. तो आई अप्रिशिएट यू गाइज डूइंग योर जॉब सो वेल. एंड विद दैट वी आर गोइंग टू टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक बिकॉज समवन वेरी स्पेशल इज वेटिंग बिहाइंड द सीन्स टू कम हैव एन इन पर्सन कॉन्वर्सेशन. वी विल हैव विद अस मिस्टर असद अली शाह, जिनको आप जानते हैं, ही इज़ कम ऑन द शो अ फ्यू टाइम्स और हमेशा आके ही गिव्स सो मच वैल्यू टू यू गाइज, टू मी. So we're going to take a short break. Grab your nashta, your chai, your pancakes, your coffee, whatever. Get comfortable. It's going to be a very interesting conversation. Aap dekh rahe hain The Inside Scoop. I am Mashal Khan. We'll be right back. Welcome back. आप देख रहे हैं The Inside Scoop. Break पे जाने से पहले I let you guys know कि we have a very special guest with us in the studio in person today. We have with us Asad Ali Shah Saab, who has been kind enough to once again join us on the show. A very senior economist, a chartered accountant by profession. एक इतना लंबा CV कि I think 5 minutes of the show would go just in me telling you guys his history. But basically a very, very distinguished person and someone जिनके words really matter in our country and who has like honestly the best things to say when it comes to our economy, explaining it, understanding it, what the problems are. So I hope you guys are looking forward to this conversation the same way I am. Asad Saab, thank you so much for joining us in person today. Hey, thank you very much for your very, very kind words. No, sir. I don't think I can do justice to the work that you have done. So सबसे पहले जो पिछले एक हफ्ते से I've been asking all of my guests about their take on the flood situation, right? So I have a few angles that I want to discuss. एक चीज़ तो how long will it take for our inflation to go back to normal after this? क्योंकि हमारी headline inflation is expected to increase at least a bit after the flooding. दूसरी चीज़ कि obviously we understand कि this is all under bureaucracy and there's a lot of things बीच में जो होती हैं. Then all of the governments combined, none of them have made mega dams. So I would like to initially ask you कि अगर हमने डैम्स बिल्ड किए होते at the right time, जब ये बात I believe इस एरिया में मेगा डैम्स की बात I think 2013 या 15 में शुरू हुई थी and तब से सिर्फ बात हो रही है, right? तो अगर हमने बिल्ड कर लिए होते तो ये जितनी कैलेमिटीज और कैटास्ट्रोफीज हुई हैं क्या ये मिनिमाइज हो सकती थी? देखिए हम डैम्स जो है ना वो बहुत ही पॉलिटिसाइज्ड इशू है और एवरी टाइम व्हेन फ्लड कम्स वो डैम की बात होती है. लास्ट फ्लड वी हैड वाज 2022. नाउ दिस वाज फ्लड्स created by rains, okay, and it was mainly in Sindh. More than 10 million people were affected. More than 1 million houses collapsed. Probably the largest disaster that we had, right? Nothing to do with dams. How do you stop water that comes from above? Okay? So, again, the issue of Kalabagh Dam keeps up. Now this flood, look at this. I mean, how misleading the debate is.
this flood has been created by eastern rivers which come from India. Okay, Chenab, Ravi and Satluj. Okay, they are downstream. मतलब ये है कि they are in the east और कालाबाग डैम is in the north. तो अब आप नॉर्थ में पानी तो नहीं ले जाएंगे ना. This is nothing can be more stupid than this. तो देखिए, this is not a dam issue. ठीक है, we need dams, we need storage. That's a different topic. Issue is we have our development has been lopsided. We have not created flood resilient infrastructure, despite of the fact that Pakistan is one of the highest disaster prone country. You know, especially in the floods, we have thousands of glaciers. वो मेल्ट करेंगे तो वो तो फिर वेस्टर्न रिवर्स से जो है ना, वो नॉर्दर्न रिवर से इंडस और झेलम वहाँ से पानी आएगा. वो अलग रिस्क है, ये वो वाला नहीं है. ये इंडिया में जो से बारिशें हुई हैं उससे ये फ्लड आया है. नो, द डैमेज इज बिकॉज वी वर नॉट प्रिपेयर्ड. इन रिवर्स में पानी नहीं आता, लेकिन वंस इन अ वाइल पानी आना था. वी वर नॉट प्रिपेयर्ड. फिर we do not have a resilient and robust disaster prevention, disaster management, disaster planning system. The entire thought or concept of making these disaster management authorities like NDMA, PDMAs and district level disaster agencies, they were created after 2005 earthquake. कि हमारे पास जो है उसकी प्लानिंग करें, वी आर प्रोन टू डिज़ास्टर, ताकि उसको हम जितना प्रिवेंट कर सकते हैं वो प्रिवेंट करें. तो ये फ्लड्स जो है ना, उसके रिवर बैंक्स के रिवर्स के अंदर जो है हमने हाउसिंग कॉलोनीज़ बना दी हैं. तो उसका डैम से क्या ताल्लुक़ है मुझे बताया ना. हम रिवर्स को जो है उसके बैंक्स जो हैं, डाइक्स जो हैं, वो हम सही नहीं बनाए. हमने समझा ये पानी आएगा ही नहीं. तो दैट इज़ द इशू. इट्स नॉट अ स्टोरेज इशू. सो आई stop at that point, and maybe if you have any subsequent question I'll come back to it. But yes, we need storage, but storage का issue भी again we need a debate, because storage का issue ये है, जैसे ये जो ग्रीन पाकिस्तान का इनिशिएटिव था कैनाल्स का, उस पर अच्छा खासा जो है कॉन्फ्लिक्ट हुआ. अब आप डैम्स बना के और पानी अगर रोक लेंगे तो सिंध में उसका जो है वॉइस रेज होगी. बिकॉज द पॉइंट इज पानी सारा नॉर्थ से आता है. अभी देखें ना, दिस इज़ द क्लासिकल केस स्टडी. हमारा पानी अल्टीमेटली या इंडिया से आता है या इंडस जो है वो तिब्बत, चाइना और फिर इंडिया के थ्रू आता है. ठीक है ना. हम कहते हैं वी हैव कंसर्न कि जी इंडिया डैम्स ना बनाए बिकॉज पानी रोकता है तो हमारे पास पानी नहीं होता. वी आर एन एरिड कंट्री. ठीक है ना. तो इसी तरीके से विद इन पाकिस्तान सिंध इज़ द टेल. सारा जो पानी जो है ना, आप नॉर्थ से आता है और या इवन बलूचिस्तान से भी जो आता है, व्हेन यू हैव सरप्लस वाटर वो फिर आप छोड़ देते हैं, जैसे इंडिया ने किया. इसी तरीके से सिंध का कंसर्न ये होगा कि जब आपका सरप्लस पानी है वो तो आप छोड़ देते हैं, और जब आपके पास पानी कम है आप स्टोर करके अपने कैनाल्स बना देंगे, बिकॉज पाकिस्तान इज़ एन एरिड कंट्री. सो देयर इज़ नो अश्योरेंस. सिंध में कंसर्न ये है, कालाबाग डैम के लिए इसलिए रेजिस्टेंस है कि ओवर द इयर्स देखें, सिंध को जो पानी मिलता था 100 साल पहले, 200 साल पहले, जब ये स्टोरेज नहीं थी, सिंध में ज़्यादा पानी आता था. आप ये देखें, मैंग्रोव्स ख़त्म हो गए, सी इंट्रूजन हो गया है. यू गो टू केटी बंदर, यू गो टू शाह बंदर, यू नो गो टू ठट्टा, जहाँ पर एग्रीकल्चर होती थी वहाँ पर सी इंट्रूजन हो गया है. तो दैट इज़ द इशू. वी नीड टू एड्रेस इट ऑब्जेक्टिवली. येस, वी नीड स्टोरेज, बट द थिंग इज़ कि उसकी पानी की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी. और फिर ऐसी जगह हो, सिंध का कंसर्न ये है कि आप स्टोरेज ऐसी जगह बनाएं which should not stop our water. Yeah, no, so most definitely. So what would the solution to this be?
what amount of time are we speaking, and जितने हमारे holes हैं in the federal system, in the bureaucratic system, there seems like there's more issues than solutions at this point. The basic and the most fundamental issue is the governance. You know, governance means के governance means के आपकी which includes your planning, your management, and your oversight, and equitable kind of fair distribution of resources between the provinces and then the local governments. ये सारे उसमें issues आ जाते हैं. And the real the backbone of governance is the people. Ultimately, what is the kind of people who are at the key positions? Problem ये है कि we have short-term thinkings. Our political leadership, right from the very beginning, we have been firefighting, and we have been working in personal interest and in my interest to protect my power and pelf rather than thinking about the people. That is the problem, and that is throughout the country. Yeah, so leaders not having altruistic motivations and having their own ulterior motives, ये एक global phenomenon है, right? The only difference I think between Pakistan and the rest of the world, हमारी अवाम is not educated. And educated तो फिर भी दूर की बात है, जब आपके लोग rural areas में they're just thinking कि अच्छा हम इसको वोट देंगे तो ये हमें पानी दे देगा. Like these are issues that in the 21st century now should not exist. वो how can you decide what political party to choose जब आप survival में हैं, right? And obviously अब system has been rigged in a way because अगर कोई like China एक communist nation की तरह rather looking at 200-300 year timelines, right? उनका short term ही 50 साल का होता है. So looking at that, they have different motivations. They don't care about them being in power. They care about China being on top, right? Pakistan mein we lack that. Without education, without basic human rights, this country prospering and making any massive economic jump is unlikely. देखिए, बात ये है कि every country people have self-interest. Yeah. There's nothing wrong with it. Of course. Self-interest is there, but the thing is, there is always some kind of balance between the self-interest and public interest. Yeah. So that balance is out in our country, and there are many reasons for it. Historical, cultural reasons हैं. दूसरा, चाइना की जब आप एग्जांपल देती हैं तो चाइना इज़ अ वेरी यूनिक कंट्री. देखें, चाइना इज़ 1.4 billion people all speak one language. They're all similar. There is no country like China. एक ही तरह के सारे लोग हैं, और somehow they were in very bad shape during Mao's cultural revolution. लेकिन they are very hard-working nation, disciplined, and somehow they, after Deng Xiaoping, their socialism, their authoritarian system has worked, but they economically they opened up the economy, and they have mixed socialism with Western capitalism. So that's remarkable. That's really very unusual. It is a mystery that is कि ये कैसे हुआ है. Especially for it's not one comparable people to become one people and then work toward a common motive. बहुत ही मुश्किल काम है ना. देखिए, हमें कंपेयर करना चाहिए हम तो सिंधी बलोची पंजाबी से नहीं निकलते हैं, और फिर हमारा सुन्नी शिया के सब शुरू हो जाता है. Like India. इंडिया में भी बहुत सारे नेशनैलिटीज़ हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, thousands of different type of people. और ये जो सब कॉन्टिनेंट है, देखें, चाइना for centuries has been one country, और उतना ही population जो है इंडिया है, it has not been one country. It is divided into tribes and nationalities for centuries, for millenniums, right? तो
अब बात ये कि ये तो ठीक है, व्हेन मुस्लिम्स मुगल्स के ज़माने में काफ़ी हद तक इंडिया जो है ना एक सब कॉन्टिनेंट अकबर के ज़माने में पूरा एक रहा है, लेकिन द किंग और द एम्परर वाज बेस्ड इन दिल्ली और 1 or 2 प्लेसेस, बाकी ऑटोनमस गवर्नेंस रूल करते थे, एंड अदरवाइज दीज एरियाज हैव बीन इंडिपेंडेंट। इंडिया ने मतलब बेसिकली सब कॉन्टिनेंट को जो कंबाइन किया एज वन कंट्री, इट वाज द ब्रिटिश। ब्रिटिश ऑल्सो गेव यू द गवर्नेंस, the system of governance, and the concept of democracy and elections, etc. मैं तो ये कहता हूँ कि सब कॉन्टिनेंट में गोल्डन पीरियड जो है पिछले 1000 साल में, इट वाज द ब्रिटिश पीरियड। देखिए ये सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना, फ्रॉम रेलवे टू, वी हैव बाय द वे दुनिया का सबसे बड़ा इरिगेशन सिस्टम है, मैन मेड इरिगेशन। बाकी दुनिया में जो एग्रीकल्चर है वो नेचुरल एग्रीकल्चर होती है, बारिश होती है उससे वो करते हैं। जो इरिगेशन सिस्टम है, वी हैव वन ऑफ द लार्जेस्ट, एंड सक्खर बैराज 1932, probably that is the largest irrigation system in the world, so we have so many हमारी other पास्ट barrages. स्टडीज की किताबों में भी फैक्ट्स सारे ना, आई एम रिकॉलिंग ऑल ऑफ इट एज यू आर सेइंग इट। But the thing is, they started railways here. They came, कराची में कुछ भी नहीं था, इट वॉज अ फिशरमैन सिटी। उन्होंने कराची को जो है पूरे एरिया का जो है कैपिटल बना दिया। यहाँ पर they came in 1841 और 42, और उन्होंने रेलवे और पोर्ट बनाना शुरू कर दिया। 1875 में कराची पोर्ट ट्रस्ट बन गया, और कराची से कोटरी तक जो है ना रेलवे लाइन उन्होंने शुरू कर दी। पाकिस्तान बनने के बाद जो है आप ये देखें, यू कंपेयर, इंडिया में भी उन्होंने ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। इंडिया रेलवे को उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर दिया। डू यू नो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान रेलवे एंड इंडियन रेलवेज? दे आर सो मच मोर एडवांस्ड। वी आर not even 1% of the Indian railway infrastructure and the revenue. तो बात यह है, हमने उसको रेलवे जो हमें ब्रिटिश अंग्रेज जो दे गया था उसको भी हमने कटेल किया है और रिड्यूस किया है। हम मोटरवेज के चक्करों में पड़ गए। अब आप देखें, एंड रेलवेज की सारी इकोनॉमिक्स बनती है फ्रेट से। इंडिया में सारी जो उनका मेन कोल एंड आयरन ओर सारा जो है ना, वो उससे उनकी अर्निंग्स आती हैं। हमने जो है सारा अपना ट्रांसपोर्ट, गुड्स ट्रांसपोर्ट जो है ना, हमने रोड्स बनाने शुरू कर दिए। अब यू इमेजिन कि एक ट्रक जो है वो कितना वेट लेके जा सकता है और कितना वो डीजल बर्न करेगा या फ्यूल बर्न करेगा, कंपेयर टू ए ट्रेन जिसमें 50-60 बोगीज़ लगी हुई हैं, या मतलब वो 100 टाइम्स ज़्यादा कैरी करता है। 100%. So it's the entire economics is about, productivity. Your input versus output. Are you getting more from less? That is the concept that the world works. हम जो है ना, हमारे सारी जो इकोनॉमिक्स है वो गवर्नमेंट रन करती है, एंड गवर्नमेंट्स आर मोस्ट इनएफिशिएंट बिकॉज वो 5 साल के लिए आते हैं, उन्होंने अपने वोटर्स के लिए काम करना है। इवन अगर लेजिटिमेटली भी काम करें, they don't think holistically. We need a charter of economy in this Exactly. country. I don't think we need charter of economy. We need sensible thinking. We need वो नहीं आ सकती, common that's why I went sense. for charter of economy. Because charter of economy जो है ना, ये charters वाटर्स जो है ना, आप कुछ भी कर लें। We had charter of democracy और charter of ये जो हुआ, उस पर कितना implement हुआ है? It was a good thinking. लेकिन the point is, did we implement it? Because when we come to power, then we think of ourselves. Definitely. And our own party. Definitely. Asad Saab, on that note, we're going to take a very short break. And आप लोग कहीं नहीं जाएगा. We are in conversation with Mr. Asad Ali Shah. आप देख रहे हैं The Inside Scoop. I am Mashal Khan. We'll be right back.
Welcome back. आप देख रहे हैं The Inside Scoop. We are in an IMF program. Our current account surplus, for whatever reason, has come after a while. Chilling exports right now have taken a hit. Where do we see Pakistan in the next 5 years? What happens when the IMF program ends? हमें क्या करने की ज़रूरत है? And really, like exports struggling so much, like something needs to change now, obviously. Yeah. देखिए, the key issue are in our policy framework, and as I said, the governance, those fundamental issues, I think, are seriously flawed and they are not being addressed. IMF programs are okay. They are helpful in stabilizing the economy, but by their nature, they provide you short-term window to improve your finances, to, address your current account deficits, etc., because they help you avoid default. So there are benefits of IMF program, but the problem is that IMF program will not make Pakistan sustainable. If that was so, we have been in IMF programs. Our association with IMF started in 1950. So this is 75 years we have been in IMF program. Longest, Pakistan is perhaps the longest who has had more IMF programs than any other significant country in the world. This is probably That is 26 not a record program, we want to right? keep. No, but these are the facts, right? Yeah. So the thing is that they tell us that you make a program so that your fiscal deficit reduces, your current account deficit reduces. That is fine. But the point is that we will have sustainable kind of economy and avoid future current account, massive current account deficits only if we are able to enhance significantly our exports, right? Yeah. All the emerging economies, whether it is Malaysia, Indonesia, Vietnam, Indonesia, you name it. All the East Asian economies and others, what were the fundamental factors? They've all grown based on export-led growth. We are dependent on, our growth improves when we open up imports and started importing more through borrowed money, right? So this solution, this recipe is a recipe for disaster. Definitely. So the problem that I have with the current policy framework and also all the past policy frameworks is that we keep doing the same that has brought us to this stage. Definitely. You know? Asad Saab, I'm so sorry, I'm going to have to interrupt you there. We have run out of time, but I really appreciate you coming and joining us in person. It was a pleasure to have you. Thank you so much. Thank you very much. And I'll see you guys tomorrow at 11. Till then, take care. Khuda Hafiz.